तो स्टूडेंट्स, सरस्वती विद्यालय के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिलीप पटेल फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज से हम कक्षा 12 की फिजिक्स चैप्टर का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत के अंदर आपको पूरी फिजिक्स 12th के इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। कौन कौन सा चैप्टर है, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, क्या क्या इसके अंदर नंबरिंग रहेंगे। आपके बोर्ड पैटर्न के अनुसार 100 नंबर में से 56 नंबर की थ्योरी पेपर रहेगा। इसमें से 14 नंबर रहेंगे आपके आंतरिक मूल्यांकन के, 30 नंबर का रहेगा आपके प्रैक्टिकल। कुल मिला के आपकी मार्किंग होगी 100 नंबर में से। जो ये 56 नंबर वाला पार्ट है इंटरनल में से, इस 56 नंबर के पार्ट को 12th के अंदर 10 यूनिट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ये 10 यूनिट पूरे 17 चैप्टर में डिवाइडेड है। शुरुआत के अंदर मैं आपको पूरी एक बार समरी बता देता हूँ, क्या क्या इस चैप्टर में क्या क्या दे रखा है, क्या क्या आएगा, कि किस बात को समझना है हमें। शुरुआत करते हैं हम पहले चैप्टर से। फर्स्ट यूनिट है इसके अंदर स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम आवेश के स्थिर अवस्था का अध्ययन करेंगे। यानी जब आवेश स्थिर अवस्था के अंदर होगा तब उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या उसके आधार पर परिभाषाएं या सिद्धांत बन सकते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। यानी इस अवस्था के अंदर या इस यूनिट के अंदर आवेश को हम स्थिर मानकर अध्ययन करेंगे। यह यूनिट आपके 4 चैप्टर के अंदर डिवाइडेड है। पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र यानी आवेश, अगर हमारे पास कोई आवेश स्थिर अवस्था के अंदर होगा तब वो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाएगा। उस क्षेत्र को हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र। दूसरा हमारे पास चैप्टर होगा गाउस नियम और इसके अनुप्रयोग। गाउस नियम और इसके अनुप्रयोग, अगर हम स्थिर आवेश को किसी प्लेट पर या किसी सरफेस पर अगर फैला देंगे तो उसके चारों तरफ क्या क्या क्षेत्र बनेगा, किस प्रकार क्षेत्र बनेगा, उस क्षेत्र का कहाँ तक प्रभाव होगा, वो गाउस के द्वारा नियम दिया गया। और उस गाउस के नियम के आधार पर हमारे यहाँ 3 अनुप्रयोग भी दिए गए हैं। अगला चैप्टर है हमारे पास विद्युत विभव। विद्युत विभव, विद्युत विभव आपने कभी कभी देखा होगा, कभी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के हाथ पीछे वोल्ट लिखा होता है, ये इतने वोल्ट का है। फैन भी लाते हैं तो फैन भी लिखा होता है ये इतने वोल्ट का फैन है। या कुछ भी बल्ब होता है इतने वोल्ट का बल्ब है। तो ये वोल्ट क्या है, क्या मतलब होता है इस वोल्ट का, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे विद्युत विभव के अंदर। ये विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर क्या होता है। अगला हमारे पास चैप्टर होगा विद्युत धारिता। आपने घरों के अंदर देखा होगा, जो फैन लगा होता है उस फैन के अंदर एक वाइट कलर का सेल लगा होता है। उस सेल का क्या यूज होता है, कभी सोचा है आपने? वो सेल क्या काम आता है? और भी कई तरह के कैपेसिटेंस या कई तरह की इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। किसी आवेश को, जैसे हमारे पास कोई आवेश होता है, उसको किस रूप के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, जब हमें यूज हो तब उसका उपयोग ले सके। तो वो जो सारी चीज़ें होगी वो इस विद्युत धारिता वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हम। तो इस प्रकार ये जो 4 चैप्टर हैं, इस चारों चैप्टर के अंदर मेनली यही बात दे रखी है कि आवेश के स्थिर अवस्था का अध्ययन किया जाएगा। यानी यहाँ आवेश किसी प्रकार से गतिशील नहीं होगा, स्थिर आवेशों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। दूसरी शाखा आती है हमारे पास, या दूसरा यूनिट आता है इस धारा वैद्युतिकी। धारा वैद्युतिकी के इस यूनिट के अंदर हम आवेश की गतिशील अवस्था का अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता है, धारा। धारा आपने परिभाषा पढ़ी होगी 10th क्लासों के अंदर कि धारा किसे कहते हैं, कि आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यानी फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारे आवेश स्थिर अवस्था के अंदर था, अब सेकेंड यूनिट के अंदर आवेश की गतिशील अवस्था हो जाएगी, यानी आवेश गति करने लग जाएगा। जब आवेश गतिशील अवस्था के अंदर होगा तो वह शाखा भौतिक विज्ञान की धारा वैद्युतिकी कहलाती है। इस शाखा के अंदर हम आवेश की गतिशील अवस्था का अध्ययन करेंगे। तो इस आवेश गतिशील अवस्था के अंदर 2 चैप्टर डिवाइडेड किए हुए हैं। एक चैप्टर है हमारा विद्युत धारा, दूसरा है हमारा विद्युत परिपथ। विद्युत धारा जैसे नाम से पता है, पढ़ चुके हैं आप, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे प्रतिरोध के बारे में,
ओम के नियम के बारे में बात करेंगे, प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में बात करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। दूसरा चैप्टर होगा हमारे पास विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ के अंदर हम उस जो सर्किट बनेगा, जैसे हमारे पास धारा हो गया, प्रतिरोध हो गया, उन सबको मिलाकर किस प्रकार एक परिपथ बनता है जिससे वो पूरा विद्युत का प्रवाह हो सके। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई सर्किट बना दिया, एक सोर्स ले लिया हमने लाइट का, यहाँ से एक तार ले लिया, बल्ब जोड़ दिया, क्या ये बल्ब ऑन हो जाएगा? क्या इसमें लाइट फ्लो हो जाएगी? नहीं। जब तक इसका लूप पूरा नहीं होगा, एक सर्किट नहीं बनेगा, तब तक इसके अंदर किसी प्रकार का लाइट प्रवाहित नहीं होगी। तो ये परिपथ का मतलब क्या होता है, किस प्रकार लूप बनता है, वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, विद्युत परिपथ। यहाँ आपके अंदर कुछ प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी होंगे, जैसे व्हीट स्टोन सेतु, मीटर ब्रिज, ये जो सब चीज़ें आएगी वो इस विद्युत परिपथ वाले चैप्टर के अंदर आएगी। अगली यूनिट की बात करें हम, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कैसे, क्या तात्पर्य है? अभी हमने पढ़ा लास्ट यूनिट के अंदर देखा कि यहाँ पर क्या बनेगी, विद्युत धारा, यानी आवेश जब प्रवाहित होगा तब क्या बनाएगा, विद्युत धारा बनाएगा। अब अगले यूनिट के अंदर आएंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से तात्पर्य है कि जब किसी तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उस तार के चारों तरफ एक ऐसा फील्ड बनेगा जो कुछ प्रभाव उत्पन्न करेगा, जैसे चुंबक करती है। यानी इसका एक फील्ड बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र। जब किसी तार के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तब उसके चारों तरफ एक फील्ड बनेगा, उसे हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो इस चुंबकीय क्षेत्र का क्या क्या प्रभाव होगा, कहाँ का ये यूज होता है? जैसे मान लो हमने कोई तार ले लिया, उस तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, पास में एक दूसरा तार लेके आ गए, तो उसके चारों तरफ भी अगर लाइट फ्लो करे उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो कहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा? दूसरी तरह की और बात करें, हमने एक वायर ले लिया, उसको हमने राउंड सर्किल के अंदर घुमा लिया, अब उसके अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो उस क्षेत्र के अंदर कहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा? और अगर बात करें, अगर हमने वायर को लूप के रूप में घुमा दिया, एक राउंड सर्किल के रूप में ऐसे ऐसे इस प्रकार एक परिनलिका के रूप में बना दी, तब उसके अंदर अगर धारा प्रवाहित करे तब उस तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लग जाएगा। तब उस जो पूरी परिनलिका बनाई हमने, उस परिनलिका के अंदर कहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा, कहाँ चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, इस चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या होगा, कहाँ कहाँ हम यूज ले सकते हैं, तो ये सब जो चीज़ें होगी वो इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। साथ ही इस विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह के अंदर हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी देखेंगे, जैसे गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, ये किस प्रकार बनते हैं, इसका क्या क्या उपयोग होता है, कहाँ ये इसका कौन सा प्रभाव काम आता है, ये जो सब चीज़ें होगी ये इस यूनिट 3 के अंदर देखेंगे। अगली यूनिट होगी हमारे पास चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थों के गुण। चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थों के गुण से सीधा तात्पर्य है, हम जो नॉर्मली चुंबक देखते हैं किसी भी मोटर के अंदर या किसी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर चुंबक लगी होती है, उस चुंबक का क्या गुण होता है, आकर्षण करता है, प्रतिकर्षण करता है, किस प्रकार से वो प्रॉपर्टी होती है इसकी। अगर उसको चुंबक को बीच में से, हमारे पास एक वो छड़ चुंबक है, उसको बीच में से काट दूँ, क्या उसके चुंबकीय गुण के अंदर कुछ फर्क पड़ेगा? उसको मैं इस प्रकार लंबवत काट दूँ तो उसके चुंबकीय गुण के अंदर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये जो चीज़ें होगी हम अगली यूनिट चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थों के गुण के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। अगली यूनिट होगी हमारे पास विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। इस यूनिट को 2 चैप्टर के अंदर डिवाइड किया हुआ है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। अभी हमने कुछ पहले यूनिट के अंदर देखा था कि अगर किसी तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनने लग जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र का आभास होने लग जाता है। तो अगर हम इसका उल्टा देखें, अगर उल्टी बात करें, तो अगर हम एक तार के पास एक चुंबकीय क्षेत्र अगर उत्पन्न कर दें तो क्या उस तार में से विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है या नहीं? तो उसका जो अध्ययन है वो इस चैप्टर के अंदर किया जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी अगर हम किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, तो किसी तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके भी हम विद्युत धारा का उत्पन्न कर सकते हैं। अगली चैप्टर के अंदर बात करें, हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा। आपने 2 तरह की धारा पढ़ी हुई है अभी तक, एक होती है दिष्ट धारा, दूसरी होती है प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा से तात्पर्य है ऐसी धारा जो समय के साथ नियत रहती है,
अर्थात इसके अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जबकि दूसरी धारा होती है हमारे पास AC अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा। यह धारा समय के साथ आवर्ती रूप के अंदर परिवर्तित होती है। आधे टाइम के अंदर ये धनात्मक, आधे टाइम के अंदर ये ऋणात्मक रहती है। तो इस प्रत्यावर्ती धारा की धारा और वोल्टता के मध्य क्या क्या रिलेशन हो सकता है वो इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अगर ये इस सर्किट को प्रतिरोध के साथ, प्रेरण कुंडली के साथ या संधारित्र के साथ, तीनों के साथ अलग हम लगा दें तो उसके साथ वोल्टता और धारा के मध्य क्या क्या रिलेशन होता है, कब किस टाइम के अंदर धारा और वोल्टता शायद रहती है, किस टाइम के अंदर धारा और वोल्टता में वेरिएशन होता है, किस टाइम के साथ कौन सी धारा आगे रहती है या कब वोल्टता पीछे रहती है। तो ये जो भी चीज़ें होगी ये प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के अंदर करेंगे। इसी में एक टॉपिक होगा हमारे पास ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का क्या क्या सिद्धांत होता है, किस सिद्धांत के आधार पर ये काम करता है, कितने प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होता है, ये क्या क्या प्रॉपर्टी रखता है, ये भी हम प्रत्यावर्ती धारा के चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो कुल मिला के हमारे पास 5th यूनिट के अंदर 2 चैप्टर हो गए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। अगली यूनिट है हमारे पास प्रकाशिकी, यूनिट नंबर 6। यह चैप्टर देखें तो बोर्ड एग्जाम की तरह से न्यूमेरिकल या थ्योरी की तरह से देखें तो बहुत ही मार्किंग करने वाला चैप्टर है। सीधा सा इजी चैप्टर है, अच्छे से समझने की ज़रूरत है। आराम से ये चैप्टर आपको मार्किंग दिला सकता है और फिक्स है, इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन बनता है और ये बड़ा क्वेश्चन आसानी से नंबरिंग को ग्रो कर सकता है। प्रकाशिकी शाखा 2 चैप्टर के अंदर डिवाइड है, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। सीधे से नाम से पता है प्रकाशिकी यानी हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं, प्रकाश के आधारित कौन कौन सी घटनाएं बन सकती हैं, वो सब चीज़ें आएगी प्रकाशिकी यूनिट के अंदर। यह यूनिट 2 चैप्टर में डिवाइड है, किरण प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी के अंदर हम प्रकाश के किरण स्वरूप का अध्ययन करेंगे। दूसरा तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी के अंदर हम प्रकाश के तरंग स्वरूप का अध्ययन करेंगे। क्या होता है किरण स्वरूप, क्या होता है तरंग स्वरूप, जब इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे तब इसको अच्छे से देखेंगे। अगले यूनिट होती है हमारे पास प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। नाम से देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव मतलब प्रकाश का विद्युत के साथ क्या पर इफेक्ट पड़ता है, यानी लाइट और इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या संबंध होता है। अगर हम लाइट के में कुछ चेंजेस कर दें तो क्या उसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जा सकती है, या लाइट की तीव्रता, लाइट की आवृत्ति, लाइट की फ्रीक्वेंसी इसमें चेंज करें तो साथ में जो बनने वाली करंट है, धारा है, उसमें क्या क्या फ़र्क पड़ता है, उसमें क्या क्या रिलेशन होता है। ये जो भी चीज़ें होगी वो हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ में इसमें देखेंगे प्रकाश की प्रकृति के बारे में, किस प्रकार की प्रकृति रखती है प्रकाश। अगली यूनिट है हमारे पास परमाणुीय एवं नाभिकीय भौतिकी। यह यूनिट 2 चैप्टर के अंदर डिवाइड है। एक है हमारे पास परमाणुीय भौतिकी, दूसरी चैप्टर है हमारे पास नाभिकीय भौतिकी। सबसे पहले देखते हैं परमाणुीय भौतिकी। परमाणुीय भौतिकी चैप्टर के अंदर हम देखेंगे परमाणु की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस उत्पत्ति के साथ साथ क्या क्या इसकी थ्योरी बनी। पढ़ा होगा आपने थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल, ये किस सिद्धांत पर काम करते हैं, क्या क्या इसके अंदर कमियां रह गई, वो हम इस परमाणुीय भौतिकी के अंदर डिस्कस करेंगे। अगला चैप्टर होगा हमारे पास नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी जैसे नाम से पता है नाभिक के बारे में अध्ययन किया जाएगा। नाभिक की संरचना, नाभिक का आकार क्या होता है, नाभिक से रिलेटेड कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। इसके अंदर हम रेडियो से एक्टिविटी की बात करेंगे, यानी कैसे कौन कौन से ऐसे नाभिक होते हैं जो स्वतः ही अपने चारों तरफ विकिरणें उत्पन्न कर देते हैं। ये विकिरणें कितने प्रकार की होती हैं, अल्फा बीटा गामा विकिरणें, ये क्या होती है। साथ ही हम देखेंगे कि इसके अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या होती है। हम जो नाम सुनते हैं न्यूक्लियर बम, सूर्य के चारों तरफ कौन कौन सा ये कौन सा घटना कार्य करती है, जो ये सब चीज़ें होगी ये नाभिकीय भौतिकी चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। अगला चैप्टर होगा हमारे पास, यह यूनिट देखी होगी इलेक्ट्रॉनिकी।
नाम से पता है इलेक्ट्रॉनिकी मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जो भी चीज़ें होगी वो सब इसके बारे में अध्ययन करेंगे। शुरुआत करेंगे हम पदार्थों के बारे में। पदार्थ कौन किस प्रकार से होते हैं, चालक पदार्थ क्या होते हैं, कुचालक पदार्थ क्या होते हैं, अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं, उसकी ऊर्जा स्वरूप के बारे में क्या होती है, बैंड थ्योरी क्या होती है, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, और हम लिस्ट कार्य क्या होते हैं। ये जो चीज़ें सब होगी वो इस इलेक्ट्रॉनिक की चैप्टर में देखेंगे। साथ ही देखेंगे गेट क्या होते हैं, कौन कौन से प्रकार के गेट होते हैं, किस प्रकार धारा का प्रवाह होता है इसके अंदर। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक शाखा के अंदर आएगा। अगले यूनिट की बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंगे संचार एवं समकालीन भौतिकी। विद्युत चुंबकीय तरंगे से तात्पर्य है कि हम जो आपसे बात कर रहे हैं, मैं यहाँ लेक्चर रिकॉर्ड करके आप घर बैठे इसको सुन रहे हो, तो ये किसके माध्यम से पॉसिबल होता है। फ़ोन जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाया जाता है तो ऐसी कौन सी तरंगों का आदान प्रदान होता है जिसके माध्यम से हम यहाँ बैठे कोई बात या कोई वीडियो संदेश दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं। तो ये जो भी चीज़ें होगी, किस प्रकार ये कार्य करता है, वो विद्युत चुंबकीय तरंग से ज्ञात होगा। साथ ही संचार भौतिकी, ये जो भी चीज़ें बातें हो रही है एक दूसरे से, टेलीफोन है, इंटरनेट है, किस प्रकार ये वर्किंग करते हैं, काम करते हैं, कहाँ कहाँ इसका ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है, कहाँ पर कम होता है, सब चीज़ें हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे संचार है उस समकालीन भौतिकी के अंदर। तो कुल मिला के आपकी 12th की जो फिजिक्स है 56 नंबर के थ्योरी पेपर को 10 यूनिट के अंदर डिवाइड किए हुए हैं, या 10 यूनिट 17 चैप्टर के अंदर डिवाइड है। नंबरिंग के हिसाब से देखें तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट है 7 नंबर की, सेकेंड यूनिट है 5 नंबर की, थर्ड यूनिट देखें तो 5 नंबर की, फोर्थ यूनिट देखें तो 3 नंबर की होती है, फिफ्थ यूनिट देखें तो 7 नंबर की, 6th यूनिट देखें तो 9 नंबर की, 7th यूनिट देखें तो 4 नंबर की, 8th यूनिट 6 नंबर की, 9th यूनिट है हमारे पास 6 नंबर की, और 10th यूनिट है हमारे पास 4 नंबर की। कुल मिला के आपका 56 नंबर यहाँ क्लियर हो जाता है। अब हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट यूनिट के साथ, और हमारी फर्स्ट यूनिट होगी प्रकाशिकी। हम ये यूनिट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप इस यूनिट के बारे में हल्का परिचित हो। कक्षा 10वीं के में आपने पढ़ा होगा प्रकाश के बारे में, लेंस के बारे में, दर्पण के बारे में, नेत्र के बारे में, नेत्र के रोग के बारे में, सूक्ष्मदर्शी के बारे में, दूरदर्शी के बारे में, यही चीज़ें इसके अंदर है। बस इसको थोड़ा सा और डीपली लेके चलेंगे। तो अगले वीडियो के अंदर हम शुरुआत करेंगे प्रकाशिकी यूनिट के साथ। ओके, आज के लिए धन्यवाद।